नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो पुराने पेपर जो फर्स्ट ग्रेड में हो चुके हैं उसके राजनीति विज्ञान के जो सवाल उसमें आए हुए हैं उनकी सभी हल सहित उत्तर करेंगे एक एक क्वेश्चन करके। तो जिसमें से 2011 से हम शुरू करेंगे, 11, 13, 15, 18 और उसके बाद जो एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी, उनमें जो राजनीति विज्ञान के जो क्वेश्चन आए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके करेंगे हल। आइए देखें, नंबर से शुरू करते हैं 2011 से। तो संसद के महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया था? तो सी पद्मनाभन ऐसे हैं जिन पर यह अभियोग चलाया ही नहीं गया, तो ये तो पहले से ही बाहर हो गए हैं। फिर हम बात करते हैं वी रामास्वामी की। वी रामास्वामी फिर 1992 में ये केस प्रारंभ हुआ था, महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था, फिर लोकसभा में यह प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसका सहयोग नहीं किया गया था, तो ये फिर कट से हो गए। फिर सौमित्र सेन और दिनाकरन, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। कारण इसका यह है कि इन दोनों ने ही प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले महाभियोग प्रक्रिया के लिए जो किसी सदन में रखे जाते हैं प्रस्ताव, उस प्रस्ताव रखे जाने से पूर्व ही सौमित्र सेन और पीडी दिनाकरन दोनों ने ही क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। अगले सवाल पर बात करते हैं हम। अगले सवाल पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर राजनीति विज्ञान पार्ट जो 10 अंक का आता है फर्स्ट पेपर, तो उसकी वीडियो क्लासेज आपको यस गुरु ऐप पर मिलेगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज भी है जिसके 28 पेपर यस गुरु ऐप पर आपको मिल जाएंगे, तो आप इस पर। फिर हम बात कर लेते हैं कि भारत के अगले राष्ट्रपति निर्वाचन की निश्चित की गई तिथि है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि निर्वाचन की जो तिथि है वो 25 जुलाई है, क्योंकि 1977 हम वीडियो क्लासेज में ये चर्चा कर चुके हैं कि 1977 के बाद में 1977 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद में राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। ठीक। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, KM मुंशी सदस्य थे। और खास ही जो त्रिभाषा फॉर्मूला हुआ था, त्रिभाषा फॉर्मूला बनाया गया था, उसके अध्यक्ष भी KM मुंशी थे। तो अपने को यहाँ सवाल पूछा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को अंतरात्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने। सीधा अनुच्छेद 32 की हम जब बात करते हैं, अनुच्छेद 32 की चर्चा करते हैं मूल अधिकारों में, तो स्पष्ट वहाँ दे रखा होता है कि अंतरात्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको कहा है। फिर हम बात करते हैं संसद से क्या तात्पर्य है? तो इसकी भी हमने जब क्लास ले रहे थे और यस गुरु ऐप पर आपको डाउनलोड मिल जाएगी, उस क्लास में स्पष्ट रूप से बताया गया कि संसद में कौन शामिल है। तो संसद में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो इसका सही होगा। कारण यह है कि सदन तो 2 होते हैं, लेकिन इन दोनों सदनों में जो प्रस्ताव पारित होता है उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो कानून का रूप ले पाता है। इसलिए क्या होता है, ये तीनों जो भाग हैं उसके संसद के ही भाग माने जाते हैं। यहाँ संसद का अर्थ हम विस्तार से ले व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका भारत की व्यवस्थापिका है। तो व्यवस्थापिका का क्या काम होता है? कानून को बनाना होता है। और कानून बनाना जो होता है, तो कानून केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं बना सकते हैं। ये दोनों में जो भी कानून बनाया जाना है, तो ये कानून तभी पारित होगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। तो ये व्यवस्थापिका का रूप है, इसलिए ये तीनों भाग इसके होंगे।
फिर अगले सवाल पर हम देखते हैं, अपने कार्यों के निष्पादन के लिए स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति किसे प्राप्त है? स्वविवेक की शक्ति हम देखेंगे राज्यपाल के पास अनुच्छेद 163(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर जो भी कार्य होंगे उसके लिए सलाह देने के लिए एक राज्य की मंत्रिपरिषद होगी। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 163(1) में स्पष्ट रूप से ये दे रखा है। फिर हम बात कर लेते हैं, भारत के किस संविधान संशोधन में नव पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी? तो हम बात करेंगे, देखिए 42वें में नहीं है, 44वें में नहीं है, 73वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 74वां भी 1992 में हुआ था। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो पंचायती राज जो स्थानीय शासन था उसमें ग्रामीण जो शासन था उसको पंचायती राज कहा जाता है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय शासन की स्थापना हुई। अगले सवाल पर हम चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से अगर ये इस सवाल वापस रिपीट नहीं हो लेकिन उद्देशिका में से वापस सवाल दूसरा कोई ना कोई आएगा ही, जरूरी है। देखिए तो उद्देशिका में शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। लोग आया हुआ है, नागरिक भी आया हुआ है, न तो लोग और न ही नागरिकों, तो यह ऑप्शन गलत हो जाता है। अब देखिए इस ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, लोग और नागरिकों को दोनों, तो दोनों शब्द जैसे हम बोलते हैं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को, तो यहाँ दोनों शब्द आते हैं, लोग भी आते हैं और नागरिक शब्द भी आते हैं, तो दोनों ही उत्तर सही है। ये 3 नंबर उत्तर सही होगा इसका। फिर हम बात करते हैं, निम्न में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा, जो मतलब उसका सदन का सदस्य नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, हमने वीडियो में भी इसको विस्तार से बताया है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसका, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति पद पर चुना जाता है, लेकिन यहाँ का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये गैर सदस्य होता है, सदस्य नहीं है फिर भी इसका अध्यक्ष है। फिर हम सवाल नंबर 53 की चर्चा करते हैं। 53 संख्या दे रखी है, लेकिन राष्ट्रीय आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। अब यहाँ बड़ी बड़ी लाइनें और कन्फ्यूजन बहुत ही पकड़ना, हर बार ऐसा एक सवाल निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान का आता है जहाँ से एक टर्म को पकड़ना होता है आपको। जैसे नंबर 1 में देखेंगे, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात घोषणा, उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब तक नहीं की जाएगी जब तक वो संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा को लिखित में संसूचित ना करे। नंबर 2 पर दे रखा है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपातकालीन घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। 1994 का जो बॉम्बई बनाम संघ का जो केस था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। फिर 356 के अधीन जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो शासन माना जाता है वो राष्ट्रपति शासन माना जाता है। तो बिल्कुल सही है उत्तर है ये, दोनों लाइनें सही है। फिर वित्तीय आपातकाल जारी नहीं किया गया है, अभी तक कोई भी वित्तीय आपातकाल। अब तो गलती कहाँ है, यहाँ आपको पकड़ में गलती आएगी। कहाँ गलती है, यहाँ मंत्रिपरिषद में। यहाँ शब्द जो है मंत्रिमंडल उपयोग किया गया है और हमारे संविधान में केवल एक ही जगह, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत एक जगह, वो भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको स्थापित किया गया। मूल संविधान में मंत्रिमंडल कहीं पर भी शब्द नहीं है,
केवल एक जगह 352 में एक जगह आता है और वो है 44वें संविधान संशोधन में। तो ये जो उत्तर होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद के स्थान पर मंत्रिमंडल शब्द आएगा। फिर अगले सवाल की चर्चा करते हैं। बहुत ईजी सा सवाल दे रखा है, भारत एक गणराज्य है। किसी भी देश को हम गणराज्य क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका राष्ट्र प्रमुख होता है। राष्ट्र प्रमुख जब जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो तो हम क्या कहेंगे? उसको गणराज्य कहेंगे। हम भारत को तो गणराज्य कहते हैं, लेकिन इंग्लैंड को कभी गणराज्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जो शासन है वो महारानी है, महारानी या महाराजा का शासन है, और वो वंशानुगत शासन है। राष्ट्र प्रमुख है वो निर्वाचित नहीं होता है जनता द्वारा, तो वहाँ गणराज्य नहीं है। लेकिन भारत में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो इसका राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ये उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगले सवाल की चर्चा करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग की हम चर्चा करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख किया गया है, तो यह संवैधानिक निकाय निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेदों में दिया गया है। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है, तो ये भी संवैधानिक आयोग है। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो अनुच्छेद 338 में इसका भी उल्लेख किया गया है। अब मानवाधिकार आयोग है, वो क्या है? संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 1993 में संसद के एक साधारण विधेयक द्वारा ही स्थापित किया गया है। अगला सवाल हम चर्चा करते हैं। अगले सवाल की जो 2015 में आया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो हम देखेंगे कि संविधान में जो अनुच्छेद दे रखे हैं उसमें से सबसे पहले 79 की चर्चा कर देते हैं। तो ये संसद से संबंधित है, संसद से संबंधित है, तो ये पहले से बाहर हो गया है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 की, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसके अनुसार सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 78 में 3 बातें दी गई है। क्या है वो? इसका उत्तर है अनुच्छेद 78। वो क्या बातें हैं कि एक तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचना उपलब्ध करवाएगा, दूसरा राष्ट्रपति सूचना मांग सकता है, तीसरा अगर कोई मंत्री निर्णय ले लेता है तो उस मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाना राष्ट्रपति का काम हो जाएगा। फिर नीति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत भी गठित नहीं है। ये कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, जो एक सामान्य आदेश निकाला जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, और उसके अनुसार ये गठित है। अध्यादेश भी हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत गठित होता है, जिसके बाद में कानून पारित करना पड़ता है। तो इस तरह का कोई भी नहीं है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो यहाँ हम बात करेंगे संसदीय सर्वोच्चता की। तो यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था के गुणों की बात है। जैसे कि संविधान की विशेषता पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है, तो ये सारी विशेषताओं पर चर्चा की जाती है। तो अब क्या है कि संसदीय शासन की सर्वोच्चता होती है, बिल्कुल ही होती है। जैसे हम इंग्लैंड में बात करेंगे तो इंग्लैंड की जो संसद है वहाँ पर भी संसदीय शासन है, लेकिन उसको ये अधिकार है कि वो चाहे जिस कानून को भी बना सकती है, चाहे जैसे कानून को भी घटा सकती है या फिर वो हटा सकती है। तो संसद की सर्वोच्चता है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ न्यायपालिका 2005 के बाद ही स्वतंत्र हुई है, क्योंकि संसद की हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है वही सर्वोच्च न्यायालय का काम करता था, तो इसलिए वहाँ संसद की सर्वोच्चता है। फिर दोहरी कार्यपालिका की बात करें हम, तो दोहरी कार्यपालिका में क्या है? दोहरी कार्यपालिका में जैसे एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका है और एक वास्तविक कार्यपालिका है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री। फिर वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है, बिल्कुल होता है। फिर अब देखिए यहाँ जो इसका उत्तर सही देखने को मिलेगा, ये दे रखा है संसद, लेकिन संसद नहीं है। लोक जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है वो लोक सदन होता है, और क्योंकि लोक सदन को ही भंग किया जा सकता है प्रति 5 वर्ष बाद में, तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जब ही त्यागपत्र देती है या जब भी हटती है जब लोकसभा में उसको बहुमत नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ संसद के स्थान पर लोकसभा उत्तर होगा। प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है, तो सही उत्तर हम देखेंगे 1, 2 और 3 है। 1 में प्रशासकों द्वारा किसी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना। 2 में प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों में सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त नहीं करना। और 3 में प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक रूप से वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना है। तो 1, 2 और 3 इसके सही आंसर है। फिर हम बात कर लेते हैं, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम की अवधि कितनी हो सकती है? तो अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? 3 साल हो सकती है। 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, जैसे पंजाब राज्य में 5 साल तक रहा है, वो कैसे संभव है? अगर 3 साल तो साधारण प्रक्रिया द्वारा होता है, लेकिन अगर 3 साल से अधिक रखना है तो क्या करना पड़ता है? संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है। संविधान में संशोधन के पश्चात ही बढ़ाया जा सकता है उसका कार्यकाल। तो इसका उत्तर 3 साल होगा। फिर 2020 में जो 5 पेपर हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनसे संबंधित सवाल और है, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिनिस्टर मॉडल का संबंध है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है? वो क्या बताता है हमें? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध की बात करता है। संबंध कैसे? नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका जो संसदीय शासन का प्रमुख रूप से एक गुण है, तो यहाँ पर इसका उत्तर सही जो ऑप्शन थे उसमें से संसदीय शासन व्यवस्था है। फिर सवाल आया था, निम्नांकित में से किस राज्य का संबंध अनुच्छेद 371 के हैं? तो हम इसमें बात करेंगे 371 में 9 राज्य हैं। 371 में 9 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? 9 राज्य कौन से हैं? इनको विशेष प्रावधान, इनके संबंध में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, तो उसके लिए है ये 371। जैसे हम बात करेंगे गुजरात, महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा है और कर्नाटक है और गोवा है। ये मध्य भारत के 5-6 राज्य हैं। इसके बाद में जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है 371 में। तो ये 5 राज्य 6 राज्य जो है मध्य भारत के, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा, और पूर्वोत्तर भारत के राज्य अनुच्छेद 371 में क, ख, ग, ऐसे दे रखे हैं। तो ये राज्य अनुच्छेद 371 में माने जाते हैं, जिनके लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान करने से संबंधित है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के विशेष ज्ञान अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समय को पहचानिए। तो अब क्या है, इसमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है इसके संबंध में पूछा है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य है और राज्यसभा में कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अब वो किससे संबंधित होनी चाहिए?
साहित्य संबंधित, कला से संबंधित, विज्ञान और समाज सेवा संबंधित। लेकिन तेंदुलकर को जब चुना गया था तब से लेकर ये खेल शब्द भी उसमें परिवर्तन कर दिया गया, तो ये खेल भी जोड़ा गया है। सवाल नंबर 4 की चर्चा करें, यह भी आया हुआ है, कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित लगातार राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं वहां से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 356 इसका उत्तर है। फिर हम वे 3 आधार कौन से हैं, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के दिन आपात घोषणा की जा सकती है, में शामिल नहीं है। तो वे 3 आधार बताने हैं जिसके अंतर्गत 352 का उपयोग किया जा सकता है। उसमें शामिल कौन सा नहीं है, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। अब क्या रखा गया, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया, सशस्त्र विद्रोह। जैसे जो 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल घोषणा किया गया, उसका आधार क्या था, आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति के कारण ही क्या 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसलिए उसको हटाकर उस शब्द के स्थान पर अब अगर आपातकाल लगाना है तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। फिर संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होती है। ये सवाल पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट हुआ है दोबारा से कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो उसमें एक ऑप्शन आया था कि संसद के प्रति, तो संसद के प्रति नहीं, वहाँ पर भी हमने इसकी चर्चा की थी कि लोकसभा के प्रति है। तो ये सवाल दोबारा से एग्जाम में फर्स्ट पेपर में रिपीट हुआ है। फिर संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। अब यहाँ संसद की हम बात करेंगे तो संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, 25 + 10, तो कितने हो गए, 35 सदस्य हो गए। अब जल्दबाजी में क्या होता है, ऐसे सवाल में अगर ऑप्शन में 25 दिया होता है तो वहाँ 25 करके आ जाते हैं या फिर 10 करके आ जाते हैं, तो दोनों का योग करके यहाँ पर ध्यान दिया जाना है वापस रिपीट होने पर। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन हो। अनुच्छेद 61 में स्पष्ट रूप से कहा गया है अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक भारत में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। सवाल नंबर 9 की चर्चा करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया। ये इसकी चर्चा हमने कर ही ली थी जब अभी बात की थी कि सशस्त्र विद्रोह शब्द, देखिए दो सवाल एक ही साथ अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, है आपातकाल से संबंधित ही, क्योंकि वही शब्द पूछा है, वहाँ पर भी कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया है। और ये यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, तो इसकी चर्चा हमने ऊपर अभी की थी। फिर सवाल यह है, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पद धारण करते हैं। तो अनुच्छेद 75 2 में हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से दे रखा है कि मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री सहित वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। फिर राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। 1952 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था और 1952 में नाम परिवर्तन लोकसभा का भी किया गया था और राज्यसभा का भी किया गया था। राज्यसभा को 1952 से पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था।
फिर हम अगले सवाल पर, राज्यसभा में राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस सहयोग को चरितार्थ नहीं करता? तो हम ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसमें से अध्यक्षात्मक शासन की बात करेंगे तो भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। आप जैसे वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या क्या गुण है, कहाँ कहाँ है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती, बल्कि एक ही प्रमुख होता है, एक ही व्यक्ति प्रमुख होता है। जैसे वहाँ जैसे यूएसए की बात कर लेते हैं हम, यूएसए में राष्ट्रपति ही क्या है? प्रमुख है। लेकिन भारत में हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 2 मेंबर है। तो एक नाम मात्र की शक्तियां एक के पास और एक वास्तविक शक्तियां है। लेकिन गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत में है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत में है। तो ये ऑप्शन उसमें दे रखा था, तो ये ऑप्शन गलत था, मतलब सवाल का उत्तर ये था। फिर हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 13 की, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ भी अपने पास में हम जो सही ऑप्शन है उसको लेकर आए हैं। उस समय दिया हुआ है संघ के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में 1 बार हुआ है। इसकी चर्चा भी हम पहले जो 2011-12 में आया हुआ सवाल था उसी को वापस रिपीट किया गया है, यहाँ उसको दूसरे ढंग से पूछा है। तो हमने इसकी चर्चा कर ली थी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह शब्द जोड़ा गया है। राज्यसभा के संबंध में से सत्य कथन है, तो पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा में अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। यह उस समय जो भी ऑप्शन दे रखे थे उस चारों ऑप्शनों में से यह सही था। फिर भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता मतों की गणना की गई? भारत में एक ही मात्र राष्ट्रपति रहे हैं, वीवी गिरी, जिनके जो चुनाव हुए थे उनके समय में, चुनाव के समय 2 बार मतगणना हुई थी। चुनाव दोबारा नहीं हुए थे, चुनाव जो मत पड़ते हैं निश्चित कोटा प्राप्त करने के लिए दोबारा मतगणना हुई थी। अब सवाल नंबर 16, अनुच्छेद 355 में आपातकाल का किन दशाओं का उल्लेख है? तो यहाँ राज्यों के आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से सुरक्षा ये किसमें है? अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य विशेष पर अगर बाहर से कोई आक्रमण होता है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व संघ सरकार का होगा। तो अनुच्छेद 355 में ये स्पष्ट रूप से दे रखा है। हमने जब वीडियो करवाया था तो हमने एक एक अनुच्छेद करवाया है, उसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 52 भी करवाया है, 53 भी करवाया है, 54 भी करवाया है, अनुच्छेद 55, 56, 57, 58, 59 सारे, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि 55 पूछा गया है अलग से। तो इस तरह से हमने वीडियो में, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। चुनाव है वो जनवरी और फरवरी 1952 में हुए थे, लेकिन इसका गठन 1952 में हुआ था, 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। वहीं राज्यसभा 13 मई को गठित की गई थी, 13 मई 1952 को। फिर सवाल नंबर 18, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष किसका होता है? राज्यसभा का। तो इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उससे संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही रखा जाता है, लोकसभा में नहीं रखा जाता। इसका कारण है कि राज्यसभा को पदेन अध्यक्ष माना जाता है। भारत में सर्वोच्च पद पर स्थापित सिविल सेवक मुख्य सचिव होते हैं, जो प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कहे जाते हैं, या फिर मान लीजिए कैबिनेट के जो मुख्य सचिव होते हैं वो होते हैं। सवाल नंबर 20, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत है? तो संसद अधिकृत है विनियमन प्रक्रिया।
तो ये विनियमन के संबंध में पहले भी एक 1960 और 1968 2 बार विनियमन किया जा चुका है। फिर हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 21 की, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों को परामर्श लेना होता है? तो हम देखते हैं कि जो 1998 का तृतीय जजेज केस था, उस केस में क्या था, तृतीय जजेज केस में उसमें यह कहा गया था कि 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उन न्यायाधीशों का परामर्श लेने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा सलाह दी जाएगी, राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी। फिर सवाल नंबर 22, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ 1993 में हुआ था। हालांकि 1983 का प्रथम जजेज केस, 1993 का जो द्वितीय जजेज केस था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक तो मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की सलाह के आधार, परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति वो नियुक्त करेगा। तो 2-3 होने से कॉलेजियम बना था यहाँ। फिर उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में समाहित है? तो अनुच्छेद 124(4) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो आज की क्लास में ये जो पूरे सवाल जो राजनीति विज्ञान से संबंधित थे वो सारे सवाल आपने देखे, एक एक करके हल देखे। तो इस तरह से हमने पूरे सिलेबस के वीडियो हमने बनाए हैं और आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये सारे जितने भी है वो सवाल कवर करते हुए उसमें वीडियो में बनाए गए, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो आप निश्चित उसको खरीदें और उस आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होंगे।